मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी तो कांग्रेस पार्टी ने जो भी समाज के उत्थान के लिए काम किए, हमें उसके लिए भी धन्यवादी होना चाहिए। उसके बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने समाज के लिए बाबा साहब के मिशन पर जो कार्य किए उनके लिए हमें उनका धन्यवादी होना चाहिए। मान्यवर काशीराम जी या अन्य महापुरुष रामविलास पासवान जी, जिन लोगों ने भी, मायावती जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए कार्य किए, हमें उनका लिए हमेशा उनका समझे धन्यवादी होना चाहिए। बात यह है कि मैं कौन सी पार्टी में काम कर रहा हूँ, जहाँ मुझे मौका मिल रहा है, जहाँ काम करने के लिए मुझे सयादर बुलाया जा रहा है, मैं काम तो वही करूँगा। और मैं तो ये कहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि रामविलास पासवान जी का इतिहास पूरी कौम के सामने, अम्बेडकर की जो सम्मान है समाज में, उससे ऊपर तो किसी का नहीं है। ये बात से गलत है। सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी व्यक्ति का है हमारे समाज में तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, नंबर 1 पर है जी। और उस बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने वाले कौन है? एक सवाल है समाज से, वो कौन है? साथियों, आज पूरे देश में जो राजनीतिक है, जो बहुजन समाज है, आज अनेक पार्टियों में बिखरा हुआ है और कैसे उसको एक किया जाए, तो उस सिलसिले में मैं आज केपी चौधरी सर हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर जो पार्टियां हैं आखिर क्यों कमज़ोर हैं, SC ST की बात नहीं हो पा रही है, आज वो अनेक पार्टियों में बिखरे हैं, कैसे ये करेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, सर आप जो राजनीति में जब आए हैं, सबसे पहले आप किस पार्टी में जुड़े हैं सर? देखिए, मैंने 14 अक्टूबर 2021 को सरकार की नौकरी से त्यागपत्र देकर के मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव मुझे बनाया गया था और बड़ा पद था पार्टी का। और पार्टी में ऐसा नहीं है, मान सम्मान की जहाँ तक बात थी, जब भी कोई अधिवेशन होता था या कोई कार्यक्रम होता था तो हमारा चेयर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बराबर में ही लगती थी, चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हो और चाहे कोई रैली हो देश के किसी भी कोने में। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे थे जिनमें पार्टी की हमारी विचारधारा मैच नहीं कर पाई। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में उनका मत कुछ और था और हमारा मत कुछ और था। कुछ हमारे जो पदाधिकारी समाज से जुड़े हुए पार्टी में काम कर रहे थे, उनके कई जगह हमने देखा कि उनको अपमान किया जा रहा है, मंच से उनको भगाया जा रहा है, उनको पद से हटाने की धमकी दी जा रही है। और ऐसा इवन नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट को भी हरिजन आयोग कहा जा रहा है। तो हमने इन सब चीज़ों का विरोध किया और विरोध करने के बाद हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बहुत लंबा चौड़ा 4-5-6 पेज का पत्र लिखा। हमने कहा, ये जो आपके राष्ट्रीय महासचिव संगठन है त्रिलोक त्यागी, ये गलत काम कर रहे हैं, इनको आप जरा बताइए और ये गलत है। तो उन्होंने कहा, नहीं, राजनीति में ये सब चलता है। तो हमने कहा, ये आपके यहाँ चलता हो, हमारे यहाँ नहीं चलता। हम अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान के साथ और अपने समाज के साथ, उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। और हमने प्रोटेस्ट में उनको इस्तीफ़ा दिया कि हम आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, आपकी सदस्यता छोड़ रहे हैं। इसके बाद में माननीय चिराग पासवान जी द्वारा हमको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, पंजाब और अनुसूचित जाति जनजाति मामलों का प्रभारी बनाया गया है। अभी 1 महीने पहले ही हमारा ये नियुक्ति हुई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में। तो हम धन्यवाद करते हैं चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वो भारत सरकार में केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और पार्टी के इस समय 19 MLA बिहार में हैं, 2 कैबिनेट मंत्री बिहार में, 1 SC ST आयोग के चेयरमैन हैं जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, और 5 सांसद पार्टी के लोकसभा में। उनमें खुद चिराग पासवान जी केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और साथ साथ उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती साहब, वो भी लोकसभा के सांसद हैं और वो इस समय SC ST पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं और राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, बिहार के प्रभारी हैं। इस तरीके से पार्टी का जो सेटअप है अन्य राज्यों में भी है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में भी, और अब लोग हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं और पंजाब में भी लड़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिले, पार्टी का स्वरूप बढ़े और जो विश्वास हम पे व्यक्त किया गया है, हम उस विश्वास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो सोच है उस पर हम खरे उतरें और अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हम पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी बना करके उसका परचम लहराएं। सर, आपने LJP ज्वाइन किया, आप ये सोच के ज्वाइन किया कि ये दलितों की पार्टी है, बाबा साहब की बात होगी, लेकिन वहीं पे तो BSP भी थी, आज़ाद समाज पार्टी थी, आप उधर क्यों नहीं गए, इधर क्यों गए सर? देखिए, कई बार ये सवाल उधर चंद्रशेखर आज़ाद जी से पूछा जाता है और बोलते मैं तो जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई लेता ही नहीं।
कई बार सवाल होता है ना, चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल होता है कि आप बीएसपी में क्यों नहीं गए, वो बोलते मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई लेता ही नहीं। आप मेरी बात समझे बात है। तो सवाल ये है कि अगर आपको कहीं से बुलावा है तो आप तभी तो जाएंगे, अगर बुलावा नहीं है तो आप कैसे जाएंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। अगर कोई पार्टी आपको इनवाइट कर रही है कि आप हमारे, जैसे मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा कि केपी चौधरी साहब, आपका 40 वर्ष का संगठनात्मक अनुभव है, आप समाज में एक बहुत बड़ा चेहरा हैं, देश विदेश में आपका नाम है, पूरे देश और दुनिया में आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और आपका बहुत बड़ा 40 साल का एक्सपोजर। मैं चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जो बाबा साहब मिशन के लिए समर्पित है, आप आएँ और हमारी पार्टी में काम करें, और हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभाएं। तो अगर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये पहल की तो हमने उसको स्वीकार भी किया और उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी, और हम उसमें कल पंजाब में 3 दिन पहले हम पंजाब में थे, 14 अप्रैल के दिन हमने वहाँ पर पंजाब के कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। अब सवाल ये जो आपने किया है कि अगर कोई पार्टी आपको इनवाइट ही नहीं करेगी, अगर आपको काम करने का अवसर ही नहीं देगी तो आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकते जी। तो ये जो भी आपने बात, दूसरा ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, रामविलास पासवान एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरे विश्व के सामने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम इसलिए है क्योंकि जब वो लोकसभा जीते तो इतने वोटों जीते कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में मेंशन किया गया। रामविलास पासवान एक ऐसा नाम है जो बाबा साहब मिशन के एक सच्चे सिपाही के रूप में पूरा विश्व, पूरा भारत उनको मानता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि दूसरी पार्टियाँ बाबा साहब मिशन के लिए समर्पित नहीं हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से बाबा साहब मिशन के लिए अपने तरीके से काम कर रही हैं और हम उनको सबको सम्मान करते हैं और हम उनका आदर करते हैं। सर, मेरा पूछने का सवाल ये था कि जब बहन जी को कोई टिप्पणी करता है, जैसे उदित राज ने कहा कि इनको गला दबा देना चाहिए, तो आपने खुल करके बहन जी का सपोर्ट किया और उदित राज के विरोध किया। तो इसलिए मैंने कहा कि इतना आप बहन जी को आप प्यार करते हैं, उनको इतना जो भी कमेंट करता है तो आप खुल के आगे आते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप उधर नहीं गए, इधर चले गए। नहीं, जाने का प्रश्न मेरा नहीं है। अगर आपने कहा कि उदित राज जी ने बहन जी के बारे में अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि अब इसको मर जाना चाहिए, तो हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हमने जो है उस उदित राज जी को कहा कि आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बहन जी हमारे समाज की बहुत सम्मानीय, सामने बात व्यक्तित्व है, उनका बहुत बड़ा सम्मान है, समाज उनका बड़ा सम्मान करता है। लेकिन मैं ये कहूँगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कार्यकाल में अपने तरीके से समाज का भला किया। ज्योतिराव फूले जी ने अपने कार्यकाल में समाज को एक नई रोशनी देने का काम किया। संत गुरु रविदास जी ने अपने कार्यकाल में समाज को एक नई शिक्षा देने का काम किया। मान्यवर काशीराम ने अपने जीवन काल में समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। माननीय रामविलास पासवान जी ने अपने कार्यकाल में समाज को एक नई रोशनी देने का काम किया। हम इन सभी महापुरुषों को याद भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं, उनको हम सैल्यूट भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किए हैं वो हमेशा उसके लिए सम्मान के पात्र रहेंगे और हमेशा याद की जाते रहेंगे। सर, इस समय समाज दो राह पे है सर, भटका हुआ है। जिस तरह से मानवर काशीराम जब आए थे उस समय भी समाज भटका हुआ था और चौराहे पर था। तो इस समय समाज को क्या दिशा देंगे, क्या बताएंगे कि समाज एकजुट हो और आने वाले समय में वो सत्तासीन बने? देखिए, मैं इसमें स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी तो कांग्रेस पार्टी ने जो भी समाज के उत्थान के लिए काम किए, हमें उसके लिए भी धन्यवादी होना चाहिए। उसके बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने समाज के लिए बाबा साहब के मिशन पर जो कार्य किए उनके लिए हमें उनका धन्यवादी होना चाहिए। मान्यवर काशीराम जी या अन्य महापुरुष रामविलास पासवान जी, जिन लोगों ने भी, मायावती जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए कार्य किए, हमें उनका लिए हमेशा उनका समझ धन्यवादी होना चाहिए। अभी आपने कहा कि समाज दोहराए पर है। समाज को खुद ये तय करना पड़ेगा कि जो लीडरशिप है, जिसके कंधों पर भार है समाज को आगे लेके जाने का, क्या वास्तव में वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी से निर्वहन कर रही है, नहीं कर रही। ये समाज के ऊपर मैं जिम्मेदारी छोड़ता हूँ। जैसे आपने मुझे कहा कि मैं 37 साल सरकार की नौकरी में रहते हुए बाबा साहब को मिशन को सींचने का काम करता रहा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी आपने कहा, और मैंने नौकरी की परवाह भी नहीं की।
नौकरी से इस्तीफा देने के बाद में अब मैं राजनीतिक रूप से भी एक और बड़े रूप में समाज के बीच में हूँ, समाज की सेवा। अगर मेरा 37 साल का ट्रैक रिकॉर्ड समाज के सामने है, और आपने कहा कि मायावती जी की टिप्पणी पर भी मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के बावजूद भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उदित राज जो कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता भी हैं, उनका मैं विरोध कर रहा हूं, तो मैं एक सामाजिक रूप में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में समाज को मुझे देखना चाहिए। वही बात यह है कि मैं कौन सी पार्टी में काम कर रहा हूँ। जहाँ मुझे मौका मिल रहा है, जहाँ काम करने के लिए मुझे सआदर बुलाया जा रहा है, मैं काम तो वही करूंगा। और मैं तो ये कहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि रामविलास पासवान जी का इतिहास पूरी कौम के सामने, उनका एक कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके हज़ारों कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, उनके स्पीचेस जो लोकसभा में है, एक एक स्पीच समाज के लिए समर्पित है। इतना मैं कहूँगा कि बाबा साहब मिशन के लिए बोलने वाला, समाज के लिए समर्पित व्यक्ति, मंडल कमीशन को लागू कराने वाला, बाबा साहब को अब हम सब के लिए सबसे आज की डेट में पूरे समाज से मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे समाज से मैं सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो सम्मान है समाज में, उससे ऊपर तो किसी का नहीं है। ये बात सही गलत है? सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी व्यक्ति का है हमारे समाज में तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, नंबर 1 पर है जी। और उस बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने वाले कौन है? एक सवाल है समाज से, वो कौन है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। मंडल कमीशन ओबीसी के लिए लागू कराने वाले कौन है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। SC ST का रिजर्वेशन जब खत्म हुआ 97 में, तो संविधान में संशोधन करा करके 3 अमेंडमेंट 81, 82, 85 करा करके रिजर्वेशन को वापस कराने वाले, लागू कराने वाले कौन है? स्वर्गीय रामविलास पासवान। ये ऑन रिकॉर्ड है जो मैं बोल रहा हूं। ये प्रचार प्रसार नहीं हुआ, ये बात समाज तक गई नहीं अंदर तक। तो मैं समाज से कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने आज जो अरुण भारती साहब हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद हैं, SC ST जो पार्लियामेंट्री कमेटी उसके सदस्य भी हैं, आज वो उत्तर प्रदेश प्रभारी होने के नाते पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि रामविलास पासवान एक टेस्टेड करेक्टर है समाज के सामने, जिसने हर पल हर क्षण अपने समाज को ताकत देने का काम किया, बाबा साहब के मिशन को सींचने का काम किया है। ये पार्टी आज चिराग पासवान जी, स्वर्गीय पासवान साहब के बेटे चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच है। आपके लिए एक ऑप्शन है, आपके लिए एक ऑप्शन है। आप आइए, पार्टी का हिस्सा बनिए, पार्टी में जिम्मेदारी लीजिए, पार्टी की सदस्यता लीजिए, पार्टी में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी लीजिए, प्रदेश में आपका पदाधिकारी बनिए और आने वाले विधानसभा चुनावों में आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी को इतना मजबूत करिए कि जिस तरीके से रामविलास पासवान जी ने आपकी आवाज़ को संसद में कभी कमज़ोर नहीं होने दिया, आज उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी आपके प्रतिनिधि के रूप में समाज के सम्मुख हैं। और मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा अपने सभी पूरे देशवासियों से, विशेष रूप से जिन राज्यों में चुनाव है, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। पंजाब का तो प्रभारी मैं स्वयं हूं, तो मैं स्वयं देख रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के प्रभारी जो हैं वो अरुण भारती साहब हैं, जो चिराग पासवान जी के बहनोई हैं और पार्टी के महासचिव हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा इन दोनों प्रदेशों को, क्योंकि सामने अभी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव है, तो मैं दोनों प्रदेशों के लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी पार्टी का हिस्सा बने और पार्टी को मजबूत करें, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना करके अपने हितों को संरक्षित करने की पहल करें। एक सवाल है सर, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर लड़ेंगे सर? देखिए, अभी ये सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से अभी जो ज्योतिबा फुले जी का जयंती समारोह मना था 13 तारीख को पार्टी हेडक्वार्टर पर, तो पत्रकारों ने ये सवाल पूछा था। उन्होंने जो जवाब दिया मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा है कि अभी तो ये कहा गया कि 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, लेकिन साथ साथ ये है कि जो अपने हमारी जो केंद्रीय समिति है पार्टी की, अच्छा, वो पार्टी इस पर चर्चा करेगी, डिस्कस करेगी, सारे राष्ट्रीय नेता बैठेंगे, बैठ करके जो भी निर्णय होगा कि पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, इसमें अभी आने वाले दिनों में इसमें फैसला लिया जाएगा। जैसे ही कोई फैसला होगा पूरे भारत राष्ट्र को इस जानकारी विधिवत रूप दी जाएगी। जी सर, बिहार में जिस तरह से सम्राट चौधरी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, चिराग पासवान का नंबर नहीं है, क्या आपको मलाल है सर? देखिए, इसमें क्या है कि गठबंधन का एक धर्म होता है,
गठबंधन के धर्म में गठबंधन जो तय करता है उसको सभी पार्टियों को मानना होता है। पिछले दिनों 19 एमएलए हमारे थे, उसके बाद भी कुशवाहा साहब जिनकी पार्टी के बहुत ही कम वहाँ पर एमएलए हैं, उसके बाद भी पार्टी का जो गठबंधन का धर्म था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उसको निभाया और कुशवाहा साहब उसमें राज्यसभा में आए। और लेकिन अगर संख्या बल की बात करें तो 19 एमएलए वाली पार्टी तो तीसरी पार्टी बीजेपी के बाद में और जनता दल यूनाइटेड के बाद में बिहार में तीसरी पार्टी तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हक की बात करें तो हक तो लोक जनशक्ति, लेकिन गठबंधन का धर्म हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने निभाया और जो गठबंधन में तय हुआ उस व्यक्ति को राज्यसभा में भेज करके। कोई मलाल नहीं है सर? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ चिराग पासवान अभी यंग है, एनर्जेटिक हैं, उनके पास अभी पूरा कैरियर पड़ा हुआ है, अभी समय है। तो आज गठबंधन ने जो भी निर्णय लिया, जो हमारे सम्राट चौधरी साहब को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया, ये एक कॉमन फैसला है जी। कॉमन फैसला किसका? मतलब आप ये देखिएगा, जनता दल यूनाइटेड का, भारतीय जनता पार्टी का और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संयुक्त फैसला है। जो फैसला है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मैं कहूँगा कि हम सब उसका आदर करते हैं और आने वाले दिनों में जो भी संभावनाएं आने वाले दिनों में बनेंगी, सब संभावनाएं पूरे देश के सम्मुख होंगी और हमें पूरा विश्वास है कि देशवासियों के आशीर्वाद से, समर्थन से पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान न केवल बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि वो भारत राष्ट्र में भी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। सर एक लास्ट सवाल सर, जो महिला बिल आया है अभी महिलाओं का आरक्षण के लिए, कांग्रेस विरोध कर रही है सर कि SC ST OBC के भी उसमें आरक्षण हो, क्या इसमें आप क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, ये सवाल आपका जो है मुझे लगता है त्रुटिपूर्ण है। इसमें आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं को भी दी जा रही है। SC ST के लिए आरक्षण पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर उसका प्रावधान करके गए हैं। तो ऑलरेडी शेड्यूल टाइप्स का तो प्रावधान पहले से ही संविधान में है। 25% का जो आरक्षण है वो ऑलरेडी पॉलिटिकल आरक्षण जो है वो प्रावधान संविधान में दिया गया। महिलाएं जो है उनको 33% का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अब ये जो पहले ऑलरेडी कानून बन चुका है उसको लागू करने के लिए सरकार अब एक पहल कर रही है। अब जो लोकसभा आज चल रही है उसमें बिल लाने की तैयारी कर रही है। बिल पेश होगा और उसमें लोकसभा का जो संख्या उसको बढ़ा करके, क्योंकि 33% महिलाओं को सीट देने के लिए सरकार का ये सोच हो सकता है कि ये संख्या अगर बढ़ती है तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, SC ST का ज़्यादा होगा। और रही बात कांग्रेस का विरोध करने की, कांग्रेस क्योंकि अपोजिशन में है उसका अधिकार है वो अपना विरोध करे, लेकिन सत्तारूढ़ दल का, घटक दल का यानी कि NDA घटक दल का लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। तो एक KP चौधरी सर थे, कैसी रही बातचीत, आप कैसे सोचते हैं प्रतिक्रिया में भी बताएं और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखें और आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। धन्यवाद।